नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में मैं महेंद्र चौधरी फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों सभी साथियों को गुड इवनिंग, साय संध्या कालीन के नमस्कार। सभी साथियों का नमस्कार। राधे राधे। जगदीश जी, पूनम जी, सुरेश कुमार जी, हिना मीणा, सरोज चौधरी, सभी साथियों को शांति, गुड इवनिंग। सभी प्यारे जुड़े हुए साथियों को हृदय के अंतःतल से। दोस्तों अपन राजस्थान के लोक देवताओं के ऊपर चर्चा कर रहे थे। क्लास संस्कृति के इस अध्याय पर अपन चर्चा कर रहे थे। उत्कर्ष के जो लाइव महासंग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत राजस्थान की क्लास संस्कृति पर चर्चा कर रहे थे। और क्लास संस्कृति में सबसे पहला बिंदु अपन ने जिस अध्याय की शुरुआत की थी उस अध्याय का नाम था लोक देवता। मित्रों पिछली दो क्लास में क्या पढ़ा वो मोटा मोटा मैं 2 मिनट में आपको फटाफट बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। फिर आज नए लोक देवता के साथ अपन अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ, शिवराज सिंह जी, रितिका जी, प्रिया गुप्ता, रवि कुलेरी, सभी साथियों को गुड इवनिंग। देखो लोक देवताओं की परिभाषा पढ़ी और लोक देवताओं में 2 लोक देवता अपन पढ़ चुके थे। एक तो लोक देवता गोगा जी और दूसरे लोक देवता का नाम बताओ क्या था भाई? रामदेव जी। यानी गोगा जी और रामदेव जी के ऊपर अपन चर्चा कर चुके थे। मित्रों गोगा जी को महमूद गजनवी के साथ गायों का युद्ध लड़ना पड़ा था और रामसा पीर के बारे में सैकड़ों बातें अपन ने की थी कि रामसा पीर का मेला कब बढ़ता है, रामसा पीर के कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य हैं, किन किन बातों का रामदेव जी ने विरोध किया था, रामदेव जी की क्या क्या शब्दावलियां थी, वो सारी बातें पढ़ी थी। और रामदेव जी की शब्दावलियों को मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उस रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहते हैं जो 5 रंगों की होती है। मित्रों रामदेव जी के जयकारे बादली कहलाते हैं। रामदेव जी के पैदल यात्री जो होते हैं उनको जातरू कहा जाता है। रामदेव जी का जागरण जम्मा कहलाता है। जागरण में गाए जाने वाले गीत ब्यावले कहलाते हैं। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत जो है वो लोकगीत भी बताओ किसका माना जाता है भाई? रामदेव जी का माना जाता है। तो ये कुछ बातें की थी अपन ने कि रामदेव जी के जयकारे बादली कहलाते हैं। हाँ, पुनीत माथुर जी, सभी को गुड इवनिंग। और उसके अलावा गोगा जी के बारे में मैंने आपको बताया था सबसे महत्वपूर्ण बिंदु गोगा जी से याद रखना जहार पीर। जहार पीर का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षात देवता। गोगा जी के गीत छावली कहलाते। गोगा जी का वाद्य यंत्र डेरू जो आम की लकड़ी से बना होता है। मित्रों गोगा जी का मेला गोगा नवमी यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। गोगा जी का पुजारी चायल कहलाता है। ये सारी बातें अपन ने देखी थी। और रामदेव जी के मेले के बारे में अपन ने देखा था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगा करके एकादशी तक। तो ये सारी बातें अपन कर चुके थे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अगले लोक देवता की तरफ पे। और अगले लोक देवता जो अपने बीच आ रहे हैं आज, सबसे पहले आप लोक देवताओं को नमस्कार कीजिए, लोक देवताओं की आराधना कीजिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं अगले लोक देवता जिनका नाम है पाबू जी राठौड़। तो पाबू जी राठौड़ का जयकारा लगाते हुए, पाबू धनी की जयकारा लगाते हुए अपन आज पाबू जी राठौड़ की कथा के बारे में, पाबू जी राठौड़ के इतिहास के बारे में विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। तो देखिएगा मित्रों, पाबू जी सबसे पहले तो पाबू जी के बारे में मैं इस चित्र से ही 5-7 बातें स्पष्ट कर देता हूं, फिर क्रमबद्ध तरीके से पाबू जी के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पाबू जी जिस घोड़ी पर बैठे हैं इस घोड़ी का नाम बताओ कौन सी घोड़ी है भाई? केसर कालमी। पाबू जी के हाथ में भाला है। पाबू जी के हाथ में क्या है? भाला। और पाबू जी के सिर पर झुकी हुई पाग है। पाबू जी के सिर पर झुकी हुई बताओ क्या है भाई? पाग है। यानी इस मूर्ति को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कुछ भी किसी भी स्थान पर हजारों मूर्तियां हो और उसमें से अगर आपको पाबू जी की मूर्ति पहचान करनी हो तो आप 3 बातों को पहचानिएगा। आप पाबू जी की मूर्ति को आसानी से पहचान जाओगे। वो बातें क्या है? वो व्यक्ति अश्वरोही होना चाहिए, हाथ में भाला होना चाहिए जो यहां पर दिख रहा है आपको, और थोड़ी सी झुकी हुई पाग होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से वो लोक देवता बताओ कौन से लोक देवता होते हैं भाई? पाबू जी होते हैं। हाँ, सभी मंजूसी जाट कह रहे हैं जय पाबू जी की। हाँ, जय पाबू जी की। तो ये है पाबू जी की प्रतिमा देखने के पश्चात पाबू जी की आराधना करते हुए, पाबू जी का आशीर्वाद लेते हुए, पाबू जी के बारे में इतिहास पढ़ेंगे तो पाबू जी का कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। तो अब देखो
पाबूजी के इतिहास से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, आप भी साथ के साथ लिख लेना। फिर आपके कोई डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स पर ध्यान देते हुए उनको आसानी से सोल्व करेंगे, मिल बांट करके चलेंगे तो पूरी क्लास संस्कृति को अच्छे से समझ लेंगे। आप भी कुछ सहयोग करेंगे, मैं आपको नई नई बातें बताऊंगा, आप अपनी तरफ से कुछ जिज्ञासा वाले प्रश्न होंगे उनको पुटअप करेंगे तो मैं उनका जवाब भी दूंगा, क्योंकि सब मिलकर करते हैं किसी कार्य को तो कार्य आसान हो जाता है। मित्रों, पाबूजी का जो जन्म होता है वो ध्यान रखना 1239 ईस्वी, जबकि अगर विक्रम संवत पूछे तो विक्रम संवत हो जाएगा मित्रों, ध्यान रखना 1296। पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी और विक्रम संवत पूछे तो बताओ क्या हो जाएगा अपना 1296। कहां पर हुआ तो आप बताएंगे कोल्लूमंड गांव देचू के पास पड़ता है। और ये कोल्लूमंड गांव जो पड़ता है दोस्तों, ये बताओ कहां पर पड़ता है भाई, जोधपुर में पड़ता है। वैसे तो देखो इस गांव का नाम कोल्लू नाम था, लेकिन पाबूजी के मंदिर को मंड कहने के कारण गांव का शुद्ध नाम क्या है भाई, कोल्लू, जबकि मंदिर को पाबूजी का मंड कहते, इस कारण गांव का पूरा नाम हो गया कोल्लू प्लस मंड यानी कोल्लू मंड। अब देखो पाबूजी का जन्म हो गया तो पाबूजी के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। पाबूजी के पिता का नाम था दांदल जी। बताओ पाबूजी के पिता का नाम क्या था भाई, दांदल जी। पाबूजी की माता का नाम था मित्रों कमला दे। बताओ पाबूजी की माता का नाम क्या था भाई, कमला दे। मित्रों पाबूजी की अपने पिता हो गए, माता हो गए, पाबूजी की बहन, और पाबूजी की बहन का नाम था पेमल या पेमा बाई भी बताया जाता है। एक ही बात है, पहले मैं परिचय लिख रहा हूं, यहां परिचय से कई बार प्रश्न आते हैं। पेमल या पेमा बाई, और इनका जो विवाह हो रखा था पेमल या पेमा बाई का, ये विवाह हो रखा था जिंदराव खिची के साथ। बताओ ये विवाह किसके साथ हो रखा था भाई, जिंदराव खिची के साथ। और ये जिंदराव खिची जो है ये जायल पड़ता है नागौर में, और जायल नागौर के शासक थे। बताओ जिंदराव खिची जी जो है ये कहां के रहने वाले थे, ये जायल बताओ कहां पर पड़ता है भाई, नागौर में पड़ता है। अब देखो पाबूजी के बारे में अगली बात क्या याद रखना है, पाबूजी की पत्नी का नाम। बताओ किसका नाम भाई, पाबूजी की पत्नी का नाम मित्रों मिलता है फूलंदे, या फूलंदे को ही एक और नाम से जाना जाता है, कौन सी, प्यार दे, सुप्यार दे। और ये सुप्यार दे जी रहने वाले थे अमरकोट के, और अमरकोट तो कहां पर है रे, अमरकोट तो है पाकिस्तान में। और सुप्यार दे जो है इनके पिता का नाम था मित्रों सूरजमल सोडा। बताओ इनके पिता का नाम क्या था भाई, इनके पिता का नाम था सूरजमल सोडा। अमरकोट पाकिस्तान के ये राजा हुआ करते थे। गोगा जी की वाइफ भी कोल्लूमंड की थी। हाँ अनुराधा जी, गोगा जी की वाइफ भी जो है वो कोल्लूमंड की थी। अब आगे बढ़ते हैं, पाबूजी का पहले साधारण बात, पाबूजी की जाति क्या है गुरुजी, पाबूजी की जाति थी राजपूत। बताओ पाबूजी की जाति क्या है, राजपूत। गोत्र क्या था, तो पाबूजी का गोत्र था राजपूत जाति में राठौड़ गोत्र। बताओ पाबूजी क्या थे, पाबूजी राठौड़ थे। पाबूजी क्या थे, राठौड़ थे दोस्तों, ध्यान रखना। और पाबूजी की अगर मैं सवारी की बात करूं तो पाबूजी की जो सवारी है, पाबूजी की सवारी घोड़ी थी, इस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। बताओ घोड़ी का नाम क्या था भाई, केसर कालमी। ये पाबूजी के बारे में साधारण बातें अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, जन्म विक्रम संवत पूछे तो 1296, सन पूछे तो 1239, कोल्लू गांव, लेकिन पाबूजी का मंदिर मंड कहलाने के कारण गांव का नाम कोल्लू मंड हो गया, जो देचू के पास फलोदी देचू के बीच में जोधपुर जिले में आता है। अपने पिता का नाम दांदल जी, माता कमला दे। यहां तक एक बार उतारो, फिर आगे चलते हैं। रमा जाट कह रही रामदेव जी की जाति क्या थी, रामदेव जी बताया था राजपूत थे, तंवर गोत्रीय, तंवर गोत्र। हाँ ऊंटों के देवता पुनीत माथुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सवारी केसर कालमी था। हाँ रिंकू जी, केसर कालमी। पाबू जी लक्ष्मण के अवतार। हाँ अभी आगे आ ही रहे हैं पाबू जी के उपनाम।
सर मेरा कमेंट शो हो रहा है। सत्यम परमार जी बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे, तो जब नजर पड़ती है, क्योंकि कमेंट बड़े फास्ट आते हैं, आप हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो बड़े फास्ट कमेंट आते हैं, तो एक एक का कमेंट पढ़ पाना, जितने सामने मेरे आते हैं। हाँ, उतार लिया, पूनम जी कह रहे हैं उतार लिया। हाँ, होली के राम राम सा, राम राम सा, राव सिया के वंशज जी भाई। अब देखो अगला बिंदु जो है, पाबू जी के बारे में 4 बातें आपको और याद रखनी है। पाबू जी ये किसके अवतार थे? तो पाबू जी को मित्रों साहित्य में लक्ष्मण का अवतार माना गया है। बताओ पाबू जी को साहित्य में किसका अवतार माना गया भाई? पाबू जी को साहित्य में लक्ष्मण जो है उनका अवतार माना गया है। रामदेव जी को तो किसका अवतार माना गया है? रामदेव जी को तो कृष्ण का अवतार माना गया है। मित्रों अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, जो पाबू जी है उनके उपनामों पर बात करते हैं। तो पाबू जी के उपनाम क्या क्या है मित्रों? पाबू जी के उपनामों में ध्यान रखना, इनको कहते हैं प्लेग रोग के निवारक देवता। बताओ कौन से रोग के निवारक देवता भाई? प्लेग रोग निवारक देवता, यानी प्लेग रोग को दूर करने वाले, प्लेग रोग निवारक देवता। प्लेग रोग क्या होता है? चूहों की गंध से जो फैलने वाला रोग था, एक महामारी थी प्लेग। उस प्लेग महामारी को आयुर्वेदिक औषधि से या अपने देवीय शक्ति से पाबू जी ने गायब किया था। इस कारण इन्हें प्लेग रोग का निवारक देवता कहते हैं। मित्रों राजस्थान में ऊंट लाने के देवता, यानी ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता, इस कारण इन्हें ऊंटों का देवता भी कहते। बताओ पाबू जी को किसका देवता कहते हैं भाई? ऊंटों का देवता। और ऊंटों में होने वाले एक रोग है, ऊंटों में मुख्य रूप से उस रोग का नाम है सर्रा रोग। तो सर्रा रोग के निवारक देवता, सर्रा रोग के निवारक देवता। और ये रोग बताओ किस में होता है रे? सर्रा रोग है, ये सर्रा रोग होता है ऊंटों में। इस कारण सर्रा रोग का निवारण पाबू जी की फड़ वाचन से होता है, और फड़ वाचन से इसका निवारण होने के कारण इन्हें हाड़ फाड़ का देवता कहते। बताओ पाबू जी को किसका देवता कहते हैं भाई? हाड़ फाड़। पाबू जी की पत्नी सोनलाल केरा सुप्यार दे थी ना जी, सुप्यार दे का ही नाम दूसरा नाम मिलता है फूलन दे। बताओ सुप्यार दे का ही एक अन्य नाम क्या है? फूलन दे। और अपने वचन निभाने के कारण पाबू जी को पर्णवीर कहा जाता। बताओ अपना प्रण निभाने के कारण, अभी देखेंगे क्या प्रण निभाया था। अपने प्रण निभाने के कारण पाबू जी को बताओ कौन से वीर कहते हैं भाई? पर्णवीर। तो साहित्य में लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रोग, ऊंटों के देवता, सर्रा रोग के निवारक देव, हाड़ फाड़ देवता और पर्णवीर, ये सारे के सारे किसके नाम है भाई? पाबू जी। जल्दी से उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी उतारो भाई, जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब उतार लिया क्या सबने? हाँ, तो यहां तक उतार लिया। तो ये हो गए भाई अपने पाबू जी के बारे में। अब देखो पाबू जी लिख लिया, धाप लिया, छाप लिया। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है वीरेंद्र सिंह जी, क्या बात है, छाप लिया। सर ये काम सर सुप्यार का सोडा रानी के बेटे, साफ लिखो, जो भी पूछना है प्रश्न सर इनके नाम के उतार लिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो पाबू जी की कथा क्या है, पाबू जी की कथा क्या है उसको समझते हैं, और फिर पाबू जी से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पाबू जी के बारे में देखना, पाबू जी का ससुराल था अमरकोट। पाबू जी ये रहे, पाबू जी इनका ससुराल बताओ कहां पर है भाई? अमरकोट। और अमरकोट में पाबू जी का विवाह बताओ किसके साथ होना था? अमरकोट में पाबू जी का विवाह सुप्यार दे के साथ होना था।
पाबूजी के बहनोई, पाबूजी के बहनोई का नाम बताओ क्या था? पाबूजी के बहनोई का नाम था जिंदराव खिच्ची। जो इस कथा में जितने भी पात्र है वो पात्र आएंगे, उन सब का नाम मैं लिख रहा हूं। पाबूजी के बहनोई का नाम था जिंदराव खिच्ची और पाबूजी के गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था देवली चारण। बताओ देवली क्या थी? देवली चारण। तो ये ध्यान रखना, चारण देवली या देवली चारण, पाबूजी के गांव में एक महिला रहती और इस देवली चारणी के पास में घोड़ी हुआ करती थी। उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। अब ये जो सारे पात्र है इनके आधार पर पाबू धनीरी क्या कथा होती है उसको मित्रों ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। अब देखो, पाबूजी जो है देवली चारणी के पास जो घोड़ी है केसर कालमी, इस केसर कालमी के बारे में ऐसा कहते हैं कि इतनी खूबसूरत घोड़ी थी और इतनी समझदार घोड़ी थी, जो भी व्यक्ति इस घोड़ी को देख लेता, इस घोड़ी की सुंदरता और इस घोड़ी की सुशीलता, घोड़ी के चाल चलन यानी घोड़ी की सवारी का कायल हो जाता। हर कोई व्यक्ति इस घोड़ी को पाना चाहता था और इस घोड़ी को पाने के लिए दो व्यक्तियों के बीच में बात चल रही थी, एक तो पाबूजी और एक इनके बहनोई का नाम था जिंदराव खिच्ची। मित्रों, जिंदराव खिच्ची देवली चारणी से हर कीमत पर यह घोड़ी लेना चाहते थे क्योंकि घोड़ी बड़ी खूबसूरत है। और इस घोड़ी की एक बात यह भी है कि गांव में जब जब गायों के चोर आते, बताओ गांव में जब जब किसके चोर आते? भाई गायों के चोर आते तो ये घोड़ी जोर जोर से क्या करने लग जाती? हिन हिनाने लग जाती। हिन हिनाने का अर्थ क्या होता है? जैसे अपन गाय के बोलने की आवाज को रंबाना कहते हैं, जैसे अपन कुत्ते की बोलने की आवाज को भौंकना कहते हैं, वैसे ही घोड़े और घोड़ियों के बोलने की आवाज को अपन बताओ क्या कहते हैं? हिन हिनाना। प्राचीन समय में सबसे अमीर व्यक्ति वही होता था जिसके पास सबसे ज्यादा गायें हुआ करती थी। ज्यादा पैसों का कोई लेना देना नहीं था और सबसे ज्यादा चोरी और आक्रमण भी गायों को लेकर ही होते थे। हर व्यक्ति एक दूसरे की गायें चुराना चाहता था क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा गायें वही सबसे अमीर व्यक्ति था। और इस गांव में जब जब गायों के चोर आते तो ये घोड़ी जोर जोर से हिनहिनाने लग जाती। इसका अर्थ क्या हुआ? रात को अगर जोर से घोड़ी बोलेगी तो लोग समझ जाएंगे रे गांवों में गाय के चोर आ गए हैं। और इस घोड़ी की आवाज को सुनकर के सारे लोग जग जाते थे, अपनी गायों की रक्षा कर लेते थे। यानी इतनी स्मार्ट घोड़ी थी केसर कालमी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। मित्रों, इस घोड़ी को पाना कौन चाहता है? जिंदराव देवली के पास आया और देवली को कहा कि देवली तुम्हें जो कीमत चाहिए, जो धन दौलत चाहिए, वो धन दौलत हम आपको देने को तैयार है, बस आप तो हमें ये घोड़ी दे दो। लेकिन देवली चारणी ने कहा सॉरी। देवली चारणी ने क्या कहा? सॉरी। बोला हम ये घोड़ी नहीं दे सकते जिंदराव जी, आप क्षमा चाहते हैं। आप हमारे गांव के जवाई है, आप हमारे गांव के पावना हैं, घर आए हैं, हम आपका मान सम्मान करते हैं, लेकिन सॉरी, मैं माफी चाहती हूं, मैं आपको ये घोड़ी नहीं दे सकती। मित्रों, जिंदराव खिच्ची इस बात से बड़े आग बबूला हो जाते हैं, बड़े क्रोधित हो जाते हैं। जिंद कहते हैं कि देवली दे दे। देवली ने कहा कि नहीं दूंगा। मित्रों, जिंदराव खिच्ची नाराज होकर के चले जाते हैं। अब होता क्या है, थोड़े दिनों पश्चात पाबूजी का विवाह तय हो जाता है। जिंदराव खिच्ची को देवली चारणी ने घोड़ी देने से मना किया तो जिंदराव देवली से रूठ करके चले जाते हैं। थोड़ा समय बीतता है, 15-20 दिन का, पाबूजी का विवाह तय हो जाता है। पाबूजी का विवाह बताओ कौन से कोर्ट में होना है? अमर कोर्ट में। कौन सी प्यार दे के साथ होना है? सुप्यार दे के साथ। अब पाबूजी को अमरकोट जाना है तो पाबूजी अमरकोट किस में जाएंगे? उस समय स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, कैंपर, ऑडी गाड़ियां चलती थी क्या? मर्सिडीज नहीं चलती थी। पाबूजी अब अमरकोट फेरे लेने जाएंगे तो पाबूजी मित्रों देवली चारणी के पास जाते हैं और देवली चारणी को कहते हैं कि देवली आपकी घोड़ी केसर कालमी मुझे दे दीजिए, मैं 3-4 दिन के लिए अमरकोट जाकर आ रहा हूं, सुप्यार दे के साथ फेरे लेकर आऊंगा तो आपको ये घोड़ी वापस लौटा
पहुंचा दूंगा। ऐसी बात देवली चारणी को पाबू जी कहते हैं। तो देवली चारणी कहती है, देख भाई पाबू जी, घोड़ी तो मैं दे दूंगी, लेकिन ध्यान रखना, आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपको मुझे वादा करना पड़ेगा। अगर पीछे से गांव में गायों के चोर आ गए, आप तो फेरे लेने चले जाओगे, हम गांव में केवल महिलाएं महिलाएं रहेंगी, और अगर पीछे से कोई गांव में गायों के चोर आ गए तो हम गायों को कैसे संभाल पाएंगे। आप हमें वादा करो कि अगर ये घोड़ी हिन हिनाएगी, क्योंकि घोड़ी तो तभी हिन हिनाएगी जब किसके चोर आएंगे, गायों के। अगर ये घोड़ी हिन हिनाए तो आप जिस भी स्थिति में हो, आप मेरी गायों की रक्षा करने पहुंच जाओगे। पाबू जी ने कहा, आई प्रॉमिस यू देवली, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर घोड़ी किसी भी सूरत में, मैं किसी भी परिस्थिति में रहा और घोड़ी हिन हिनाने लग गई, तो मैं उस परिस्थिति में तुरंत आपकी गायों की रक्षा करने पहुंच जाऊंगा। आई प्रॉमिस यू देवली। ऐसा पाबू जी वादा कर देते हैं देवली चारणी को। देवली चारणी पाबू जी राठौड़ को घोड़ी दे देती है। केसर कालवी, पाबू जी केसर कालवी पर सवार होकर दूल्हा बनकर के पाबू जी मित्रों अमरकोट चले जाते हैं। अमरकोट तो वर्तमान में बताओ कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट तो वर्तमान में बताओ कहां पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। अब देखो आगे क्या होता है। अमरकोट में पाबू जी जैसे ही देवली चारणी की घोड़ी केसर कालवी पर सवार होकर आते हैं और इस घोड़ी पर नजर जिंदराव खिच्ची की पड़ती है, तो जिंदराव खिच्ची बताओ खुश होगा कि नाराज होगा रे भाई। जिंदराव खिच्ची ने देवली चारणी से घोड़ी मांगी तो देवली चारणी ने घोड़ी देने से मना कर दिया और पाबू जी राठौड़ आज घोड़ी लेकर आ गए हैं, तो बताओ जिंदराव खुश होगा कि नाराज होगा। जिंदराव खिच्ची बड़े क्रोधित हो जाते हैं मित्रों। जिंदराव बड़े आग बबूला हो जाते हैं और जिंदराव मन ही मन सोचते हैं कि देवली तन राठौड़ एड़ा मनड़ा भाया, खिच्ची तन खारा लाग गया। यानी जिंदराव मन ही मन सोच रहा है कि देवली चारणी राठौड़ आपके इतने प्यारे हो गए और हम खिच्ची तुम्हारे लिए इतने खारे हो गए, इतने बुरे हो गए। जब हमने घोड़ी मांगी तो आपने घोड़ी देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और आज आपने राठौड़ों को घोड़ी दे दी। मित्रों जिंदराव अंदर ही अंदर से देवली से ईर्ष्या कर रहा है, कर रहा है। और जिंद ने सोचा रे आज मौका भी अच्छा है, आज पाबू जी तो बारात में आए हुए हैं दूल्हा बनकर के, क्यों ना मैं जिंदराव खिच्ची, क्यों ना मैं देवली चारणी पर धावा बोल दूं। पाबू जी तो आज पहुंच नहीं पाएंगे और मैं देवली चारणी की पीछे से गायें लूट लूं। ऐसी योजना बताओ कौन बनाता है, जिंदराव खिच्ची बनाता है। क्योंकि जिंद को पता है पाबू जी आज तो दूल्हा बनकर आए हैं, विवाह पूरे किए बगैर तो जाएंगे नहीं। इसलिए जिंदराव खिच्ची मौके का फायदा उठा करके पीछे से देवली चारणी के ऊपर धावा बोल देता है। देवली चारणी की गायें चुरा लेता है। देवली चारणी की गायें बताओ कौन चुरा लेता है, जिंदराव चुरा लेता है। अब बताओ जब गायों की चोरी होगी तो घोड़ी हिन हिनाएगी या नहीं हिन हिनाएगी? हिन हिनाएगी गुरुजी, स्वाभाविक सी बात है। इस घोड़ी की विशेषता है, प्राकृतिक गुण है कि जैसे ही गायों की गायें चोरी होगी घोड़ी हिन हिनाएगी। पीछे से जिंदराव ने देवली की गायें चोरी कर ली क्योंकि जिंदराव आज मौके का फायदा उठाना चाहता था। जैसे ही गायें चोरी हुई ये घोड़ी जोर जोर से हिन हिनाने लग जाती है। अब उस समय जिस समय घोड़ी हिन हिनाई उस समय पाबूजी मित्रों सुप्यार देख के साथ में फेरे ले रहे थे। पाबूजी ने 3 फेरे पूरे कर लिए। पाबूजी चौथे फेरे में थे और चौथे फेरे को पाबूजी पूर्ण करने वाले थे। उस समय घोड़ी के हिन हिनाने की आवाज पाबू राठौड़ के कानों में पहुंचती है और पाबू राठौड़ मित्रों अपने प्रण को निभाने के लिए 20 फेरों में से गठजोड़ खोल देते हैं। यानी 20 फेरों को छोड़ करके पाबूजी केसर कालवी पर सवार हो जाते हैं और केसर कालवी पर सवार होकर के कोल्लू गांव पहुंचते हैं। कोल्लू गांव पहुंच करके देवली को कहते हैं, देवली क्या बात हुई, गायें कौन चोरी कर ले गया, घोड़ी हिन हिना कैसे रही है? देवली चारण आंसू टपकाते हुए कहती है, पाबू राठौड़ तुम्हारा बहनोई आया था, तुम्हारा जीजा आया था, जिंद आया था और जिंद मेरी गायें ले गया है और धमकी और देकर गया है कि जिंद राव धमकी देकर गया है कि देवली पाबू राठौड़ आए तो बता देना कि देवली चारणी की गायें तभी आजाद होगी जब देवली चारणी की घोड़ी केसर कालवी जिंद को सुपुर्द कर जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है? जिंद राव खिच्ची देवली चारणी और पाबूजी राठौड़ के सामने
सामने खुली चुनौती पेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि घोड़ी तभी, गायें तभी आजाद करूंगा जब मेरे हाथ में केसर काल भी आ जाएगी। ऐसी धमकी जिंदराव खिच्ची देख करके मित्रों देवली चारणी की गायें आजाद करवा करके कोलूमंड गांव से नागौर के लिए रवाना हो जाता है। पाबूजी बीच विवाह छोड़कर आ गए हैं और पाबूजी ने कहा देवली तू चिंता मत कर, तू रोना बंद कर, पाबू राठौड़ का वचन है ये गायें लेकर के आएगा, तेरी गायें वापस आजाद करवाएगा। मित्रों अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। पाबूजी राठौड़ केसर कालवी पर सवार होकर के जिंदराव खिच्ची का पीछा करता है और जिंदराव खिच्ची की चारों तरफ से घेराबंदी कर लेता है। कौन से स्थान पर, देचू, यानी जिंदराव खिच्ची गायें लेकर जायल नागौर जा रहा था, पीछे पाबूजी जिंदराव खिच्ची का पीछा करते हैं घोड़ी पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ और जिंदराव खिच्ची को पकड़ लेते हैं देचू नामक स्थान पर। यह देचू वर्तमान में बताओ कौन से जिले में आता है भाई, जोधपुर में। मित्रों देचू नामक स्थान पर चारों तरफ से घेराबंदी होती है और घेराबंदी होकर दोनों सेनाएं आमने सामने। एक तरफ तो पाबूजी के साथ में इनके सहयोगी थे चांदा के अलावा हरमल के अलावा डेमा के अलावा सलजी के अलावा सावंत जी के अलावा राइका जी। ऐसे 7 प्रमुख सरदार जो पाबूजी के साथ सेना में शामिल थे, पाबूजी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वो जिंदराव खिच्ची पर धावा बोल देते हैं देचू नामक स्थान पर। ये जो मैं घटना बता रहा हूं ये विक्रम संवत 1320 की घटना है। देचू में पाबूजी घेराबंदी करके कहते हैं कि जिंदराव जी क्या चाहते हो, आप रिश्ते में मेरे बहनोई लगते हो, आप रिश्ते में मेरे जीजा लगते हो, आप क्या चाहते हो। एक तो मेरा विवाह पूरा नहीं करने दिया आपने, ऊपर से धमकी और दे रहे हो कि पाबूजी को कह देना घोड़ी दे देना, गायें ले जाना। मित्रों पाबूजी जिंद को पूछते हैं तो जिंद कहता है कि पाबूजी मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे केवल और केवल केसर कालमी घोड़ी चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। पाबूजी ने कहा कि जिंद ये घोड़ी नहीं मिल सकती, गायें तुम्हें आजाद करनी पड़ेगी। इस जिंद ने गायें आजाद करने से मना कर दिया। मित्रों मना करने के पश्चात जिंद और पाबूजी के बीच में युद्ध शुरू होता है और इस युद्ध के दौरान ऐसी कहा जाता है कि पाबूजी जिंद के ऊपर तलवार से वार करने वाले थे, जिंद की हत्या करने वाले थे। उसी समय पाबूजी की बहन आ जाती है और पाबूजी की बहन का नाम था पेमा बाई। पाबूजी की बहन का नाम था पेमा बाई। पेमा बाई पाबूजी को कहती है कि भाई मेरा सुहाग आप अपने हाथ से उजाड़ोगे। मित्रों पाबूजी इमोशनल हो जाते हैं। बहन क्या कह रही है कि पाबू राठौड़ तेरी बहन का सुहाग आप अपने हाथ से उजाड़ोगे। पाबूजी ने ऐसी गलती करने से इनकार कर दिया, बोला नहीं। पाबूजी के हाथ में जो तलवार थी, जो भाला था, जो जिंद के गर्दन पर चलने वाला था, वो अचानक रुक जाता है। पाबूजी साइड में चले जाते हैं। लेकिन मित्रों पाबूजी के जो सरदार थे चांदा हरमल डेमा, वो इस जिंदराव खिच्ची को मित्रों पराजित करके देवली चारणी की बताओ क्या करवा लेते हैं, गायें आजाद करवा लेते हैं। अभी युद्ध यहां पर रुकेगा नहीं। जिंदराव खिच्ची को पाबूजी चाहते तो मार सकते थे, लेकिन अपने बहन का सुहाग अपने हाथों से उजाड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए पाबूजी साइड में चले गए और अपने सरदारों को कहा कि आप ही इनको पराजित करके गायें आजाद करवा लो। मित्रों पाबूजी के 7 सरदार जिंद को पराजित करके देवली चारणी की गायें आजाद करवा लेते हैं। जिंदराव खिच्ची युद्ध में पराजित हो चुका है, लेकिन जिंद के मन में ये आग भड़क रही है। जिंद के मन में आग भड़क रही है कि मैं युद्ध कैसे हार गया। इसलिए मित्रों रात के समय जब पाबूजी अपने सरदारों के साथ आराम कर रहे थे, उस समय जिंदराव खिच्ची धोखे से पाबूजी के ऊपर वार कर देते हैं। पाबूजी और उसके सरदार संभल पाते उससे पहले जिंद की सेना पाबूजी राठौड़ व उसके सरदारों पर रात के समय में आकस्मिक आक्रमण कर देती है। परिणाम स्वरूप पाबूजी उस युद्ध में घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद में पाबूजी देचू नामक स्थान पर ही बताओ कौन सी गति को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त। यानी पाबूजी जिंदराव को चाहते तो एक बार नहीं 100 बार मार सकते थे, लेकिन पाबूजी की बहन बीच में आ जाने के कारण पाबूजी ने वार नहीं किया। लेकिन जिंदराव खिच्ची ने यहां पर कायरता का परिचय दिया और कायरता का परिचय देकर सोती हुई पाबूजी की सेना पर हमला कर दिया।
लिया। और ऐसा कहते हैं कि पाबूजी जब घायल हुए, पाबूजी पर हमला हुआ, तो पाबूजी का जो रक्त बह रहा था, पाबूजी के सरदारों का जो रक्त बह रहा था, वो ऐसे एक नदी के रूप में रक्त बह रहा था। पाबूजी का रक्त बह रहा था, पाबूजी और इन सरदारों का रक्त मिश्रित होने वाला था। उस समय देवली चारनी ने बीच में रेत की दीवार बना दी। देवली चारनी चाहती थी कि पाबूजी के सरदार और पाबूजी का रक्त आपस में मिले नहीं, ये रक्त अलग रहे। लेकिन उस समय जब पाबूजी ने प्राण त्याग दिए थे, उसके बावजूद भी ऐसा कहते हैं कि पाबूजी ने देवली को कहा कि देवली नहीं, सभी इंसान है, कोई जात है न कोई पात है, कोई ऊंच है न कोई नीच है, हमारा रक्त मिलना चाहिए। देवली चारनी को पाबूजी के आदेश की पालना करनी पड़ी और देशु जोधपुर नामक स्थान पर पाबूजी और उसके अंगरक्षकों का बहता हुआ खून एक स्थान पर मिल जाता है और पाबूजी देवली चारनी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस कारण पाबूजी इतिहास में कौन से देवता के रूप में पूजे गए? भाई, गो रक्षक देवता के रूप में पूजे गए। ऐसे थे अपने पाबूजी राठौड़। तो जय बोलो पाबू धनी की, जो अपने वचन के लिए गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे वीर पाबूजी राठौड़ जो राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे गए। ये थी पाबूजी की कथा। आशा करता हूं कि पाबूजी की कथा आपको आसानी से समझ में आई होगी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, पाबूजी की कथा समझ में आई क्या? फिर पाबूजी को बिंदु दर बिंदु लिखेंगे, जल्दी से बताइएगा। यहां तक की कथा समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा समझा देता हूं। पाबूजी और जिंदराव के खींच 1276 में जन्म हुआ था, 1296 में हुआ था। पाबूजी 1276 में जल्दी से बताओ, ये कथा समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। 1276 नहीं, 1296 है। जय हो पाबूजी की, जय हो पाबूजी महाराज की, जय हो। तो दोबारा से समझ लो भाई, पाबूजी राठौड़ और जिंद के बीच विवाद था देवली चारनी की घोड़ी केसर कालमी को लेकर, और केसर कालमी को लेकर के जिंदराव खिच्ची ने देवली चारनी की गायें चुराई। उन गायों को आजाद करवाने के लिए पाबूजी और जिंद के बीच देचू नामक स्थान पर 1320 ईस्वी में युद्ध हुआ। उस युद्ध में जिंदराव खिच्ची के सामने पाबूजी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वेरी गुड, आ गई सर, समझ में आ गई हंसा मीणा जी। तो ये थे भाई पाबूजी राठौड़ की कथा। अब पाबूजी राठौड़ के एक एक बिंदु को अपन क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। आ गई, जय हो। हाँ कुसुम जी, जय हो। 1296। अब देखो परीक्षा से पाबूजी से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, आप भी उतार लेना और मैं भी लिख रहा हूं बोर्ड पर, नोट्स बना लेना। अब देखो पहला बिंदु, अपने विक्रम संवत 1320 देचू जोधपुर नामक स्थान, देचू जोधपुर नामक स्थान पर देचू जोधपुर नामक स्थान पर बहुत हाँ, देचू विक्रम संवत लिख रहा हूं मैं 1320, देचू जोधपुर नामक स्थान पर जिंदराव खिच्ची के सामने देवली चारनी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। नेक्स्ट, पाबूजी के अंगरक्षक यानी पाबूजी के सरदार, यूं बोल सकता हूं मैं, पाबूजी के सरदार जो पाबूजी के साथ रहते थे, एक का नाम था चांदा, एक का नाम था डेमा, एक का नाम था हरमल, एक का नाम था सलजी, एक का नाम था सावंत जी, एक का नाम था रायका जी, एक बार इतना ही सामता जी लिख लो बोले। ये पाबूजी के सरदार थे और पाबूजी यहां पर देचू नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए। जल्दी से उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सर केसर घोड़ी तो देवली चारनी से विवाह के समय उधार ली थी, तो इनकी सवारी कैसे हुई? अरे राजेश जी, बाबूजी राठौड़ किस घोड़ी से युद्ध में लड़े थे भाई? इसी केसर कालवी से लड़े थे, इसी कारण इनकी सवारी यही मानी जाती है। केसर कालवी का असली मानक जो था वो ध्यान रखना देवली चारनी थी। लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज इनविजिबल हो जाए। क्या कह रहे हैं सुनील चौधरी जी? बिल्कुल सही दिख रहा है ना सबको, बिल्कुल सही दिख रहा है सर। पुस्तकों में मृत्यु 1333 क्या कह रहे हैं? 1300 मेहर जाति को पीर कैसे हैं बाबू जी? अभी बता रहे हैं जौहर जी, मेहर जाति के पीर है, ये अभी लिखवा रहे हैं। जल्दी से देखो भाई, जल्दी से देखो। हाँ, यहां तक लिख लिया सभी ने। 7 सरदार थे सर। हाँ, 7 सरदार थे, 7 सरदार थे सर। ये किसके वंशज थे? मेहर जाति के पीर कैसे हैं? अरे बता रहे हैं जौहर मेहर जी। हाँ, तो यहां तक उतार लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो बाबूजी के बारे में 4-5 बातें और याद रखना। पहली बात, बाबूजी की आराधना में या बाबूजी के सम्मान में, बाबूजी के सम्मान में, बाबूजी के सम्मान में, बाबूजी के सम्मान में राजस्थान में विवाह के अवसर पर, राजस्थान में विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर बाबूजी के सम्मान में राजस्थान में विवाह के अवसर पर 4 फेरे लिए जाते। 4 फेरे लिए जाते। क्यों लिए जाते हैं भाई 4 फेरे? क्योंकि बाबूजी जो हैं, बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे। चौथे फेरे को बाबूजी ने बीच में छोड़ करके अपने प्रण को निभाने के लिए, गायों की रक्षा के लिए चले गए थे। तो लोक देवता बाबूजी ने भी देवली चारनी सुप्यार दे के 4 फेरे लिए थे और बाबूजी का विवाह पूरा माना गया। इसीलिए कहते हैं कि लोक देवता बाबूजी के सम्मान में फेरों की संख्या बताओ कितनी होती है भाई? 4 होती है। यह बात आपको बाबूजी के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखिएगा, बाबूजी के बारे में राजस्थान में ऊंट लाने का सरे, राजस्थान में ऊंट लाने का सरे। और ऊंट लाने का सरे बताओ किसको जाते हैं? बाबूजी को जाता है। और इस ऊंट लाने के बारे में ऐसी मान्यता है, कुछ लोग कहते हैं कि ईरान से लाए, तो कुछ लोग कहते हैं लंका के जो पश्चिम भाग है वहां से लाए थे। ये दोनों ही मान्यता ऊंट लाने के पीछे मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं ईरान से लाए, कुछ कहते हैं कि लंका का जो थोड़ा सा मैदानी भाग है वहां पर भी ऊंट हुआ करते थे, तो वहां से लाए थे। तो ये बाबूजी जो सिंहा के वंशज थे। अब देखो अगला बिंदु, राजस्थान में ऊंट लाते हैं और ऊंट पालक जाति बताओ कौन सी है भाई? ऊंट पालक जाति। राजस्थान में ऊंट पालक जो जाति है वो है राइका। बताओ कौन सी जाति? राइका, या इन्हें क्या कहते हैं अपन? रेबारी। तो राइका या रेबारी जाति के आराध्य देव, राइका या रेबारी जाति के आराध्य देव बताओ किसको माना जाता है भाई? बाबूजी को माना जाता है। यह भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहां तक एक बार उतारो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, ऊंटों वाले देवता, ऊंटों वाले देवता। सर मैंने पटवार, सर फेरे तो 4 ही लेते हैं। हाँ, फेरे 4 ही लेते हैं। लोक देवता बाबूजी के सम्मान में। प्लेग रक्षक देवता लिखवा दिया भाई, अब लिखवा दिया। आप शुरुआत से 8 बजते ही क्लास से जुड़ा करो, तो ताकि क्रमबद्ध तरीके से सबको अच्छे से समझ में आए। राइका, राइका जी हाँ बिल्कुल। सुशीला सैनी जी, राइका। मैंने पटवार की किस जून से हो रही कोर्स वैलिडिटी क्या है? इतना फास्ट कमेंट आ रहा है कि आपका कमेंट पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूं। राइका, राइका सर। गोरक्षक देवता गोगा जी भी है। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो गोगा जी भी, तेजा जी भी, कभी ऑप्शन में ऐसा नहीं आएगा एक साथ। अभी मैं लास्ट में सारी ट्रिकें, सारे काम बाबू जी उतार लिया सर, लिख लिया, वेरी गुड। तो ये है भाई बाबूजी के
प्रमुख प्रमुख कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब अपन पढ़ते हैं, देखना 3 बातें ध्यानपूर्वक पढ़ना। आप कमेंट पर कम ध्यान देख करके अब मैं जो 3 बातें बता रहा हूं वो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, ध्यान रखना और इनको विशेष रूप से पढ़ना है। देखो, एक होता है पाबूजी के पवाड़े। बताओ, एक होता है पाबूजी के पवाड़े, एक होता है पाबूरी वाचना। बताओ, एक होता है पाबूरी वाचना, पाबू धनीरी वाचना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, तीनों शब्दों को ध्यान से समझना भाई। पाबू धनीरी याचना, पाबू धनीरी याचना, या इसी को अपन कह सकते हैं वाचना। मित्रों, यहां से लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में अभी प्रश्न आया था। आप 2 मिनट के लिए कमेंट बंद करके आप इनको ध्यान से समझना। पाबू धनीरी वाचना या याचना। पवाड़े क्या होते हैं? सबसे पहली बात, पवाड़े का अर्थ होता है, अभी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में जो प्रश्न आया था कैसा आया था? देखो, प्रश्न पूछा गया था पवाड़े होते हैं, इतना सा लिख करके छोड़ा। और ये अभी अभी आया था लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में। और ऑप्शन ए में बताओ क्या लिखा उसने? लोक कथा। ऑप्शन बी में लिखा लोक गाथा। ऑप्शन सी में लिखा लोक गीत। और ऑप्शन डी में लिखा मित्रों अपने फड़, पाबूजी की फड़। तो बताओ पवाड़े क्या होते हैं? पवाड़े क्या होते हैं? पवाड़े क्या होते हैं? बताओ जल्दी से कमेंट करके। ये लाइब्रेरियन का प्रश्न था। ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में लोक कथा, बी में गाथा, सी में लोक गीत, डी में पवाड़े। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पवाड़े होते हैं, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का ये प्रश्न था। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। ए बी सी डी लिख दो, जल्दी से लिख दो, मैं आपके उत्तर का बी। कुछ विद्यार्थी बी बता रहे हैं, बी, कुछ डी बता रहे हैं। फड़, दीक्षा फड़ बता रही है, फड़। आशा कुमावत भी फड़ बता रही है, फड़ आशा कुमावत। हंसा डी बता रही है, मोहित बी बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी विद्यार्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं, रीना नागर जी बी बता रही हैं, राहुल सराधना जी फड़, राहुल जी गलत है, सराधना जी, सुनील गोदारा फड़ गलत है। इसका सही उत्तर होती है महापुरुषों की या वीर पुरुषों की जो लोक गाथाएं होती है। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न बनता है, भविष्य में भी बन सकता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि वीर पुरुषों की लोक गाथाएं। बताओ, वीर पुरुषों की जो लोक गाथाएं होती है, उन वीर पुरुषों की लोक गाथाओं को बताओ क्या कहते हैं भाई? वीर पुरुषों की लोक गाथाएं फड़ कहलाती है, ये ध्यान रखना। और पाबूजी के वीर पुरुषों की लोक गाथाएं पवाड़े कहलाती है। और पाबूजी के पवाड़ों का वाचन करते समय मित्रों माट वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। जब वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से बताएंगे माट वाद्य यंत्र का प्रयोग। बताओ क्या, कौन से, क्या पढ़ते समय होता है भाई? पवाड़े पढ़ते समय होता है। इसको ध्यान से समझना है। अगला भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अभी परीक्षा में आया नहीं है, ये भविष्य में यही प्रश्न पूछा जाएगा। पाबू धनीरी याचना या पाबू धनीरी वाचना क्या होती है? तो ध्यान रखना, थोरी जाति, देखो एक जाति विशेष थी, जो थोरी जाति थी वो पाबूजी के संरक्षण में आई थी। और पाबूजी ने थोरी जाति के लोगों को अपने पास आश्रय देख करके अपने पास इन थोरी जाति के लोगों को संरक्षण दिया था। इस कारण थोरी जाति के लोगों द्वारा पाबूजी का यशोगान, पाबूजी का यशोगान एवं गुणगान करना, एवं गुणगान। बताओ क्या कहलाता है भाई? पाबू धनीरी वाचना या पाबू धनीरी वाचना या पाबू धनीरी वाचना कहलाता है। और ये याचना या पाबूजी का यशोगान करते समय जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो वाद्य यंत्र दोस्तों सारंगी कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाबू धनीरी वाचना या पाबू धनीरी याचना का अर्थ होता है थोरी जाति के लोगों द्वारा
द्वारा पाबूजी के यशोगान या गुणगान करना बताओ क्या कहलाता है? पाबू धनीरी वाचना। और ये वाचना करते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? सारंगी लेते हैं। रावण हत्ता भी आएगा, फड़ में आएगा, लेकिन यहां तक एक बार उतारो, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से। हाँ, तो यहां तक लिख लिया। सर मेरा नाम लेते नहीं हो, कविता मीणा जी। अरे कविता जी क्यों नहीं लेते नाम? आप प्रश्न पूछो, आपका जवाब देंगे। सर आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा, वेरी गुड। अरु जी समझ में आओ। सर कविता सुनाओ। पूनम राम जी कविता से क्या करोगे? जब आप फैक्ट पढ़ो, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप कहना मैं आपके लिए कविता नहीं पूरे कवि सम्मेलन कर दूंगा, आपके लिए पूरा बताओ क्या कर दूंगा? कवि सम्मेलन। कविता तो छोटी मोटी बात है, कविता सुना करके समय जाया नहीं करते। उत्कर्ष कवि गुणवत्ता से समझौता नहीं करता दोस्तों, इसलिए कविता अविता बीच में आने का सवाल ही नहीं है। पाबूजी री फड़ पड़ते हैं। कविता जब आप सिलेक्शन लेकर आओगे हंसते खुशते कि गुरुजी आज मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आपसे वादा करता हूं कविता नहीं, आपके सम्मान में पूरा एक रात कवि सम्मेलन कर दूंगा। बस सिलेक्शन लेकर आना है मित्रों। पाबूजी री फड़। अब देखो सबसे पहली बात, पाबूजी री फड़ के बारे में पांच बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहली बात तो फड़ होती क्या है? फड़ देखो शाहपुरा शैली के अंतर्गत, पहली बात फड़ का अर्थ होता है शाहपुरा शैली के अंतर्गत कपड़ों के ऊपर लोक देवताओं या महापुरुषों की जो अपने जीवनी लिखी जाती है उसको बताओ क्या कहते हैं भाई? फड़ कहते हैं। सबसे पहले राज्य की सर्वाधिक सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, जितने भी लोक देवता है उन सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ बताओ किसकी फड़ है भाई? पाबूजी की फड़ है। तो अगला बिंदु ध्यान रखना, सर्वाधिक चौड़ी फड़, जितने भी लोक देवता है उनमें सबसे चौड़ी फड़, सबसे लंबी फड़ तो देवनारायण जी की है, जबकि सर्वाधिक चौड़ी फड़ बताओ किसकी है? पाबूजी री फड़ है, पाबूजी री फड़ है। नेक्स्ट मित्रों, फड़ का वाचन ऊंट बीमार होने पर, फड़ वाचन ऊंट बीमार होने पर एवं मनोती पूर्ण होने पर, एवं मन्नत पूर्ण होने पर किया जाता, मन्नत पूर्ण होने पर किया जाता है। बताओ किया जाता है। फड़ कब पड़ी जाती है पाबूजी का? इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। या तो अपन कोई मन्नत कहते हैं कि हे भगवान मेरा इस बार आप जो है आरएस में सिलेक्शन करवा देना, मुझे थानेदार बना देना। जब अपनी मन्नत पूरी होती है तब अपन पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। या कोई ऊंट बीमार हो जाता है तो ऊंट जो है उसके बीमार होने पर पाबूजी की फड़ पड़ी जाती है। ठीक है, पाबूजी की फड़ का वाचन नायक या मित्रों ध्यान रखना अगाड़ा जाति के भोपों द्वारा, नायक या अगाड़ा जाति के भोपों द्वारा, अगाड़ा जाति के भोपे के द्वारा बताओ किसकी फड़ का वाचन किया जाता है भाई? पाबूजी की फड़ का वाचन। और पाबूजी के फड़ के वाचन को करते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस वाद्य यंत्र का नाम बताओ क्या है भाई? रावण हत्ता। ये सारी बातें आपको किसके बारे में याद रखनी है भाई? पाबूजी री फड़ के बारे में। फड़ का अर्थ क्या होता है? शाहपुरा शैली के अंतर्गत। फड़ चित्रण कहां का प्रसिद्ध है? शाहपुरा। और शाहपुरा जो है भीलवाड़ा में है। शाहपुरा बताओ कहां पर है भाई? भीलवाड़ा में। तो एक बार यहां तक अपने को कुछ बातें पता होनी चाहिए। और यहां तक की बातें होने के पश्चात दोस्तों यहां तक जल्दी से उतारिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाबूजी री फड़ सबसे चौड़ी फड़ है। ऊंट बीमार होने
आने पर इसका वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इसका क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। फड़ का अर्थ होता है कपड़े के ऊपर देवी देवताओं की जीवनी लिखना। क्या कहलाता है? फड़। महापुरुषों की जीवनी लिखना। आपको आश्चर्य होगा, कोरोना की फड़ आ गई है, अमिताभ बच्चन की फड़ आ गई है। जल्दी से उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक था पाबू जी की फड़ चांदी की है क्या? हाँ, बनी है चांदी की। हाँ, ये क्वेश्चन अभी स्टेनो में आया था। बिल्कुल, आप मन से पढ़ोगे तो सारे एग्जामों के प्रश्न सोल्व होंगे, और मैं आपको करवाऊंगा भी, लास्ट में नोट्स लगा के सारे लिखवाऊंगा भी। आप तो बस आराम से। रामदेव जी का वाद्य यंत्र कौन सा है? रामदेव जी का बताया ना मैंने। रामदेव जी की फड़ पढ़ते समय अपने जो है रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। सर आर्ट एंड कल्चर वो पढ़ा रहे, बहुत है। साथ के साथ प्रमाणिक मानक पुस्तकें और पढ़ते रहिएगा। तो ये हो गई मित्रों पाबू जी की फड़। पाबू जी से संबंधित 3 बातें: पवाड़े, वीर पुरुषों की लोक गाथा, और सभी वीर पुरुषों में पाबू जी के पवाड़े लोकप्रिय। पाबू धनीरी याचना, यानी थोड़ी जाति के लोगों द्वारा पाबू जी का यशोगान एवं गुणगान अपने ये हो गया। और फड़ में ये हो गया सबसे चौड़ी फड़, नायक जाति के भोपों द्वारा पढ़ी जाती, वाद्य यंत्र रावण हत्ता। तो अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला बिंदु अपन देखते हैं पाबू जी के बारे में। मित्रों, पाबू जी के बारे में, पाबू जी के इतिहास की जानकारी, पाबू जी के इतिहास की जानकारी, पाबू जी के इतिहास की जानकारी ये मिलती है आपको 3 ग्रंथों से। पाबू जी के इतिहास की जानकारी 3 इतिहासों से मिलती है, ध्यान रखना। एक तो ग्रंथ है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। बताओ ग्रंथ का नाम क्या है भाई? पाबू प्रकाश। और ये पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा था आसिया मोड जी ने। बताओ पाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? आसिया मोड जी ने लिखा। मित्रों, एक है पाबू जी रे छंद। पाबू जी रे छंद, ये ध्यान रखना, पाबू जी रे छंद। तो पाबू जी रे छंद ये ग्रंथ लिखा था मित्रों, ध्यान रखना, मेहा बिट्ठू जी ने। यानी पाबू जी के बारे में आपको विस्तार से बातें पढ़नी है तो इन 3 ग्रंथों का पढ़ना पड़ेगा। और एक जो है वो है मित्रों पाबू जीरा दोहा। पाबू जीरा दोहा, ये पाबू जीरा दोहा लिखा था लगराज जी ने। बताओ किसने लिखा था? लगराज जी ने। ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो पाबू जी के इतिहास के बारे में, पाबू जी के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। इन तीनों ग्रंथों को भी इंपॉर्टेंट लगा लेना और जल्दी से इन ग्रंथों को छापो। फिर आगे बढ़ते हैं। सर लाइट चली गई। अरे लाइट चली गई तो क्या हुआ, मोबाइल तो चल रहा है। देखो कितना विद्वान है विकास कुमार प्रजापति जी। लाइट चली गई। मदन लाल सैनी, प्रश्न उत्तर भी टॉपिक के करवाना। बिल्कुल मदन लाल जी। बीना बाई लिखा नहीं है, प्लीज बेक। बीना बाई जी लिखो, सबने लिख लिया है। थोड़ा सा ज्यादा लिखो बीना बाई जी, थोड़ा सा फास्ट लिखो। गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं? सर आरएस का कोर्स लिया था, लाइव क्लास देखो। हाँ देखो, लाइव देखो। लाइव में आपको हजारों प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी सबके बारे में पूरी एक एक कथा आपको सुनाएंगे। विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नोत्तर भी आपको सोल्व करवाएंगे। सर जी पाबू जी की समाधि कहाँ है? लिखवा रहे हैं। थोड़ा सा सब्र रख रोशन सिंह, थोड़ा सा सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। मंजू कह रही है पाबू जी की पत्नी सती हुई क्या? हाँ मंजू जी, पाबू जी की पत्नी सती हुई थी। कविता मीणा लिख लिया सर, लिख लिया। हाँ तो ये पाबू जी के इतिहास की जानकारी थी भाई। अब देखो पाबू जी के बारे में अगली बात पढ़ते हैं। पाबू जी के बारे में, पाबू जी के प्रमुख मेला। पाबू जी का जो मेला बरता है वो मित्रों ध्यान रखना 2 स्थानों पर बरता है। एक तो पाबू जी का मेला बरता है कोल्लूमंड में, और कोल्लूमंड बताओ कहां पर पड़ता है भाई? जोधपुर में पड़ता है। और एक पाबू जी का मेला बरता है मित्रों आहाड़ में, और ये आहाड़ जो स्थान है, ये आहाड़ स्थान तो उदयपुर में है। बताओ आहाड़ कहां पर है भाई? उदयपुर में। और दोनों ही स्थानों पर जो मेला बरता है ये दोस्तों कौन सी तिथि को बरता है? चैत्र अमावस्या को बरता है। चैत्र अमावस्या को बरता है मित्रों।
अब देखो पाबूजी का जो मेला होता है, उस पाबूजी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता? थाली नृत्य आयोजित। पाबूजी के मेले में बताओ कौन से नृत्य आयोजित होते हैं भाई? थाली नृत्य। और पुत्र जन्म पर भी ध्यान रखना, राजस्थान में थाली नृत्य का आयोजन है और पाबूजी के मेले में भी थाली। अपने लोक देवता रामदेव जी के सम्मान में बताओ कौन सा नृत्य होता है? लोक देवता रामदेव जी के सम्मान में 13 ताली, जबकि पाबूजी का सम्मान जो है उसमें थाली नृत्य का आयोजन। अब अगला बिंदु, पाबूजी का प्रतीक चिन्ह याद रखना। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, पाबूजी अश्वरोही है। पाबूजी अश्वरोही यानी घोड़े पर सवार, बाईं तरफ झुकी हुई पाग, झुकी हुई पाग और झुकी हुई पाग के साथ ध्यान रखना हाथ में भाला। ऐसा अगर कोई महापुरुष घोड़ी पर सवार है तो वो निश्चित रूप से पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। यहां तक जल्दी उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। पाग का अर्थ होता है सुशीला जी, पाग का अर्थ पगड़ी होता है। हाथ में भाला, प्रश्न जरूर कराना पुनीत जी, जरूर कराएंगे। 13 ताली तो डीडवाना में होता है जी, बिल्कुल होता है। आड़ में मेला चैत्र अमावस्या को बरता है। तो ये थे भाई अपने प्रमुख रूप से लोक देवता पाबूजी। पाबूजी के एक एक बिंदु को अपने पढ़ा था। आशा करता हूं कि पाबूजी का आपको इतिहास पूरा समझ में आया होगा। पाबूजी को मैं वापस से लेकर आ रहा हूं, देखिएगा। पाबूजी को वापस से समझा रहा हूं ताकि पाबूजी जीवन में कभी दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आए। मित्रों, आपके सामने जो व्यक्ति दिख रहे हैं, जो महापुरुष दिख रहे हैं, जो अपने लोक देवता लिख रहे हैं, इनका नाम है पाबूजी। पाबूजी के बारे में सबसे पहले देखा, जन्म कोल्लू गांव में हुआ था, लेकिन मंदिर मंड कहलाने के कारण बताओ क्या बन गया? कोल्लू मंड। पिता धांधल जी, माता कमला दे, बहन पेमल जिसे पेमाबाई कहते, पत्नी फूलन दे, जाति राजपूत, गोत्र राठौड़, सवारी बताओ क्या थी? केसरे कालमी। इसके बाद पाबूजी को साहित्य में लक्ष्मण का अवतार, पाबूजी के उपनाम अपने पढ़े। मित्रों, इसके पश्चात पाबूजी की पूरी कथा देखी थी और पाबूजी की कथा के पश्चात पाबूजी के अंगरक्षकों और पाबूजी के बहनोई के बीच पूरे युद्ध को अपने समझा था। उसके बाद युद्ध से संबंधित मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। चांदा डेमा पाबूजी के साथ लड़े थे और पाबूजी देचू नामक स्थान पर देवली चारणी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को। पाबूजी के सम्मान में विवाह के अवसर पर 4 फेरे लिए जाते हैं। राजस्थान में ऊंट लाने का सरे जाता और ऊंट पालक जाति रायका वे रेबारी जो है वो रायका वे रेबारी ऊंट पालक जाति होने के कारण पाबूजी को अपना बताओ कौन सा देव मानती है? इष्ट देव मानती है। इसके बाद मैंने आपको पाबूजी के बारे में बताया पवाड़े, पाबू धनीरी याचना और पाबू धनी का पवाड़ा पढ़ते समय तो माठ वाद्य यंत्र, याचना करते समय सारंगी वाद्य यंत्र और उसके बाद पाबूजी री फाड़े यानी सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय फाड़े। मित्रों, सर्वाधिक चौड़ी फाड़े। इसके अलावा अपने ऊंट वाचन, ऊंट बीमार होने पर फड़ पड़ी जाती या इस फड़ का जो वाचन होता है मित्रों अपनी मन्नत पूर्ण होने पर होता है। नायक जाति का भोपा इस फड़ का वाचन करता है। किस वाद्य यंत्र के साथ करता है? रावण वत्ता वाद्य यंत्र के साथ। नेक्स्ट है पाबूजी के बारे में। अगला मैंने कहा कि पाबूजी के इतिहास की जानकारी अगर आपको पढ़नी है तो ये 3 ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। पाबू प्रकाश, पाबूजी रे छंद, पाबूजी रा दोहा। पाबू प्रकाश लिखा आसिया मोड़ जी ने, पाबूरा छंद मेहा बिट्ठू जी ने और लगराज जी ने लिखा पाबूजी रा दोहा। तो ये कुछ बातें अपने पढ़ी। उसके बाद पाबूजी का मेला अपने देखा था मित्रों कोल्लू मंड जोधपुर में। आहड़ उदयपुर में चैत्र अमावस्या को मेले में थाली नृत्य होता और थाली नृत्य के अलावा मित्रों ध्यान रखिएगा पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है अश्वरोही झुकी हुई
पाग। तो ये सारी बातें अपने पाबू धनी के बारे में देखी थी दोस्तों। आशा करता हूं कि पाबू जी आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अपन अगले लोक देवता के साथ अपन अपनी अगली क्लास में मिलेंगे दोस्तों। आप सभी प्यारे जुड़े हुए साथियों को होली की घनी घनी राम राम, होली की घनी घनी बधाइयां सा। सभी प्यारे साथियों ने, मारा हिवड़ारा हार ने, सभी छोटे भाइयों को, सभी प्यारे साथियों को हृदय के अंत्य तिल से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से मैं आप सभी का होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मित्रों, अब शनिवार को आप रिवीजन कीजिएगा, इसका टेस्ट होगा संडे को। और दोस्तों, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। अब 27, 28, 29, 30 4 दिन का अवकाश रहेगा। अगले लोक देवता के साथ अपन फिर 31 मार्च को लाइव रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बार पुनः उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सभी को मैं होली की घनी घनी बधाइयां प्रेषित करता हूं। सभी साथियों को सादर वंदे, राम राम।